है तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जनरल टर्म मिडिल टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग। एनसीईआरटी आई होप सभी लोगों ने की है, एनसीईआरटी कर ली, वो सीपीपी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तुम्हारी बेसिक और मेंस लेवल की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो ये चीजें सभी को ये करना है कि भाई अगर तुम लोग अवॉइड करोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, लोड बढ़ता चला जाएगा। अभी फिर भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। सो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब लाइक कि तुम्हारे पास कोई भी 15C समथिंग है, 15CR है, तो इसमें कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा, इसमें कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो है क्या कि 15CR हमेशा कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मिडिल में ही मैक्सिमम होता है, कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मिडिल में ही मैक्सिमम होता है। तो 15CR अगर हम देखें तो इसमें मिडिल में दो टर्म्स मिलेंगे हमें, एक तो 15C7 और एक 15C8। ये टर्म वाला खेल नहीं है, ये अलग है, तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो 15CR में जैसे हमें हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा, कौन कौन सा, 15C7 या 15C8, कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई 15 में मिडिल टर्म देखोगे, मिडिल वाला देखोगे तो कौन सा आएगा, 7 और 8। तुमसे मैंने पूछा 16CR, इसमें हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, तो मिडिल वाला कौन सा है, 16C8। सो इफ आई विल से कि कोई भी एनसीआर है, तो एनसीआर मैक्सिमम कब मिलेगा, अगर एन हमारे पास इवन है तो R इज इक्वल टू N/2 के लिए हमें मैक्सिमम मिलेगा, और n हमारे पास ऑड है तो R इज इक्वल टू N-1/2 बोल दो या N+1/2 बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो है तो सिंपल चीज, बट अगर हमने नहीं पढ़ी हुई होती तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, बट हमने नहीं करी हुई होती तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं बोलता हूं, सपोज करो मैं बोलता हूं क्वेश्चन, 21CR is maximum when R is equal to, 21CR is maximum when R is equal to। तो मैं ऑप्शन देता हूं, सपोज करो मैंने दिया तुम्हें 8, 9, 7, 10, 8, 9, 7, 10, so your answer will be 10, आंसर विल बी 10। सो 21CR कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे कब मैक्सिमम होता है, अपने मिडिल में। तो 21C10 मैक्सिमम होगा या 21C11, दोनों इक्वल होते हैं, तुम्हें पता है NCR इज इक्वल टू NCN-R, सो आवर आंसर विल बी 10, सिंपल। बेटा वाई मतलब तुम अगर वैल्यूज चेक करोगे तो मिडिल में ही सबसे मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मिडिल में ही सबसे मैक्सिमम आएगा, बस मेन बात ये है। कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम कहां मिलता है, अपने मिड में। मैं बोलता हूं 30CR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू, R की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि 30CR मैक्सिमम मिलेगा, आंसर इज 15, बिल्कुल मिड में। राइट, तो सिंपल कंसेप्ट है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है, डायरेक्टली कर देंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है वो जान लेते हैं पहले, ठीक है। देखो मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कि मैं 3 + 2⁻50 को एक्सपेंड करता हूँ, 3 + 2⁻50 को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे हम? 50C0 3⁻50 प्लस 50C1 3⁻49 2⁻1 प्लस 50C2 3⁻48 2⁻2। एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसे ही एक्सपेंड करूंगा मैं इसे 50 से 50 2⁻50, ऐसे एक्सपेंड करूंगा इसे। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा वाला टर्म सबसे बड़ा होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं। अब टर्म मतलब 3⁻50 भी काउंट होगा, 3⁻49 भी काउंट होगा, 2⁻1 भी काउंट होगा, अब सारी चीजें काउंट होगी। अब क्या होगा, सारी चीजें काउंट होंगी, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट काउंट नहीं है। बाइनोमियल कोफिशिएंट आता अगर, तो हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है इसका? हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाता? 50C25। हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाता? 50C25। बट अब तुमसे हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोल रहा, पूरी टर्म की बात कर रहा है कि न्यूमेरिकली कौन सी ऐसी टर्म सबसे ग्रेटेस्ट होगी। बात समझ में आ गई क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? कि भाई ये सबसे बड़ा होगा या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा, ये तुमसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब लेट्स सी कैसे करेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं x + y की पावर n है, मान लेता हूं x + y की पावर n है। इसमें हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है। ये सारे एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो कोई भी उसको लेके हमें सेंटिमेंट्स नहीं होना है कि हाँ भाई, तो कैसे करेंगे। और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल, ऐसा नहीं है। तुमने एक बार कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए बस। जैसे हमने सीरीज से रिलेटेड देखे थे, उसमें बहुत ज्यादा तुम्हें घुमा नहीं सकता क्वेश्चन में, कि ऑलरेडी वो कंसेप्ट अपने आप में स्ट्रांग है, तो उस कंसेप्ट में नहीं घुमाता। अब मान के चलो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया जनरल टर्म का, तो जनरल टर्म में वो अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। ये तो अपने आप में ऑलरेडी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो x + y की पावर है, इसमें मान लेते हैं कोई टर्म जो सबसे बड़ा है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, काफी बार इक्वल भी आ जाता है। तो इसमें जो टर्म बड़ा है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा होगा, या बाई चांस ऐसा कभी कोई बन जाए इक्वल भी बन जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने इसलिए बोल दिया कि कोई टर्म मान लेता हूं मैं बीच में, कोई r+1th टर्म ऐसा है जो अपने rth टर्म के बड़ा है या मे बी इक्वल है। मैंने मान लिया ये कोई टर्म जो है वो अपने, भाई जो सबसे बड़ा है वो अपने पहले वाले से तो बड़ा होगा ही होगा ना। जो टर्म सबसे बड़ा है वो अपने पहले वाले से बड़ा होगा, तो मैंने मान लिया ये। अब मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये होगा NCR x की पावर n - r y की पावर r, और ये क्या होगा NCR - 1 x की पावर n - r - 1 और y की पावर r - 1। मैंने दोनों को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कर दिया। अब क्या करना है तुम्हें, अब ये सिंपलीफाई करके देखते हैं। फैक्टोरियल n, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। इसका जो लास्ट में एक फॉर्मूला टाइप भी निकल के आता है, बट फॉर्मूला याद नहीं करना, इसे ड्राइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। n - r फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मुझे बताओ, ये x की पावर n - r, चलो, और ये y की पावर r, और ये फैक्टोरियल n, ये r - 1 का फैक्टोरियल,
ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये ऊपर x की पावर n माइनस आर प्लस 1, और ये y की पावर r माइनस 1। ओपन कर दिए मैंने, बस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। जहाँ माइनस था वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस। अब देखो y की पावर r और y की पावर r माइनस 1, इसे जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो केवल एक y बचेगा। भाई r और r माइनस 1 में से कौन बड़ा है? r बड़ा है, कैंसिल आउट होगा। y की पावर 5 और y की पावर 4 है, डिवाइड करूंगा क्या बचेगा? y तो बचेगा केवल। अब x की पावर n माइनस आर और x की पावर n माइनस आर प्लस 1, कौन बड़ा है? x की पावर n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? मेरा x बचेगा। n माइनस आर से n माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? x। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट। ये तुम आराम से कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम हो सकता है लास्ट में ये लगे तुम्हें। और r फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? r। और n माइनस आर फैक्टोरियल, और देखो इसे में अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं, इसमें अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। कुछ नहीं, कैंसिल आउट करनी है चीजें बस, जो हम बहुत सारे बार कर चुके हैं। ये भी कैंसिल आउट और क्या बचेगा अपने पास? फाइनली तुम अगर आराम से कैंसिल आउट करोगे, तुम भी कैंसिल आउट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने कैंसिल आउट करके ये बना दिया सिंपलेस्ट फॉर्म। कैंसिल आउट किया मैंने और ये बना दिया। पावर कैंसिल आउट करना तुम्हें आता है, फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना कुछ आप तुम्हें आता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आएगा? एन वाई माइनस आर वाई प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं r को एक साइड लेके जाता हूं, r को इधर लेके गया तो आर एक्स प्लस आर वाई और लेस देन इक्वल टू, इधर लेके गया ना, तो ये इससे बड़ा है एन वाई प्लस वाई। सॉरी, सही है ना? हाँ, देन व्हाट आई गेट कि r, यहां से एलसीएम आ गया, x प्लस वाई इज एन वाई प्लस वाई, और अपने पास क्या आ गया? r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। y को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, y को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट n प्लस 1। y को ऊपर नीचे से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये ऊपर से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से डिवाइड करूंगा तो आएगा x अपॉन वाई प्लस 1। ये भाई n हमें गिवन होता है, मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें एक तरीके से n मुझे पता था, x मुझे पता था, y मुझे पता था। n, x और y मुझे पता होंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें n, x और y मुझे पता होंगे, और मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। यहां तक पहुंचने के बाद जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास दो तरह के आंसर्स पॉसिबल है। क्या? या तो मान के चलो एक आंसर आ सकता है कि तुम्हारा पॉइंट में आ सकता है, सपोज करो इस तरह से भी आंसर आ सकता है तुम्हारा। तो इस तरह से आंसर आएगा तुम्हारा, तो तुम्हें कंसीडर करना है r इज लेस देन इक्वल टू 5.2। r की वैल्यू 5.2 से जस्ट पहली वाली, r 5.2 से छोटा होना चाहिए,
तो r इज इक्वल टू 5। तो r अगर 5 है तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो गया? 6 वाला। तो हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? 6 वाला। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि तुम्हारी क्या क्या क्वेश्चन से करेंगे फिर समझ में आएगा और बेटर तुम्हारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। और r अगर मान के चलो तुम्हारे पास इंटीजर आ जाता है, r इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारे पास r की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, 4 या 5, और दोनों बार हमें इक्वल टर्म मिलेगा। अगर r की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है तो हमें 2 टर्म मिलेंगे और दोनों इक्वल मिलेंगे, t5 इज इक्वल टू t6। 2 टर्म मिलेंगे हमें और दोनों ही हमारे कैसे होंगे? इक्वल, जो कि क्या हो जाएगा? r की वैल्यू 5, t5 इज इक्वल टू t6। तो हमें यहां तक पहुंचना है और उसके बाद हमारा सिंपल टास्क है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। वही वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें गिवन है 3 + 2⁵50। तुम्हें इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। क्वेश्चन इस क्या है? इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। अब वो ये भी बोल सकता है तुम्हें कौन सा टर्म होगा, ये भी बोल सकता है कौन सा टर्म होगा और वो टर्म क्या होगा। 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, विच टर्म और व्हाट टर्म। कौन सा और क्या, टर्म बताओ और कौन सा है। तो देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा r है वो कैसा होगा? n+1, n यहाँ पे 50 है, अपॉन 1 प्लस x अपॉन y। x अपॉन y इज व्हाट? 3/2, वेयर x इज 3, y इज 2। r को मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो क्या आएगा ये 51 × 2/5, और ये अपना आएगा 102/5। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो r इज लेस देन 20.4, r इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 20.4। मतलब r की वैल्यू में क्या कंसीडर करूंगा? 20। r की वैल्यू में क्या कंसीडर करूंगा? 20। 20.4 से जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? 20। और r की वैल्यू 20 है तो हमारा टर्म कौन सा हो जाएगा? 21st टर्म, tr+1। tr+1, r की वैल्यू 20 है तो हमारा कौन सा वाला टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा? t21, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब t21 क्या है वो निकाल सकते हैं। 3 + 2⁵50 में t21 तुम्हें निकालना है, तो ये तो हम आता है हमें। ये क्या हो जाएगा? NCR 3⁻n−r और 2⁻r। तो ये वाला तुम्हारा जो टर्म है या ये तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, इसकी वैल्यू तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। तो विच टर्म? दैट इज 21st टर्म। व्हाट टर्म? दैट इज दिस। डोंट वरी, आई विल रिपीट इट। आई विल रिपीट द होल, डोंट वरी। स्टार्टिंग से मैं रिपीट करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर पीछे करना थोड़ा, सर बिल्कुल। और पीछे करना। और सर। हाँ बोलो। सर इधर पे सर जो आपने सर पावर्स कैसे कट किए हैं सर, एक बार वो बताना। सर पावर्स उधर सर जो x है उसकी पावर n-r+1 है, मतलब हम उसको लिख सकते हैं x की पावर n-r मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। तो x की पावर n-r से x की पावर n-r कट हो जाएगी। बिल्कुल। यस सर, उधर x रह जाएगा सर। उधर x रह और जाएगा। y को हम लिख सकते हैं y की पावर r मल्टीप्लाई बाय y की पावर नहीं, -1। y की पावर 1 × y की पावर r-1। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ये लिख सकता हूँ, y की पावर r को y की पावर 1 × y की पावर r-1 यस सर। लिख सकता हूँ ना। पावर ऐड होके r ही हो जाएगा। सर बट यस सर, ठीक है लिख सकते हैं। तो r- ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात वही है। ठीक सर है। मैंने सर उधर वाली टर्म को वाई उधर आर उधर बिल्कुल, उस उधर वाली टर्म को तुम y की पावर r/y लिख दो। y की पावर r × y की पावर -1 लिख दो ना। यस सर।
ठीक है, तो ये 1/y, ये 1/y हो जाएगा। यस सर। करेक्ट ना? तो y की पावर r से y की पावर r कट, तो y यहाँ पे पहुंच जाएगा। बात तो वही है। सर इसके बाद क्या किया सर आपने, इसके बाद समझ नहीं आया सर, मेरा गलत हो रहा था, मतलब जब मैं खुद सोल्व कर रहा था ना, मेरा आंसर नहीं आ रहा था गलत जो हो रहा आपका था, आ रहा। ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि तुम्हें क्वेश्चन ये है 3 + 2 की पावर 50 और इसे ऐसे हम करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूं और इससे पूरा सॉल्व करता हूं क्वेश्चन के अंदर ही, जनरलाइज नहीं, क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करूंगा मैं इसे। अब मैं क्या करूंगा, इसे क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करने वाला हूं। मैं इसे अब क्या करूंगा क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करूंगा। सपोज करो आई विल गिव यू 2 + 5 होल रेज टू दी पावर लेट्स से 30। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में तुम्हें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसके एक्सपेंशन। अब मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा विद स्टार्टिंग। ठीक है, तुमने पता लगाया कि यार जो भी टर्म बड़ा है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा है, जो भी टर्म ग्रेटेस्ट है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा या इक्वल है। करेक्ट? ये भी, ये कंसेप्ट तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में हो जाएगा, हवा में तो होगा नहीं, पहले से हमने करा हुआ होगा और उसका कंसेप्ट हमें पता होगा तभी कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, इतना सा, बस इतना सा ये कंसेप्ट है। अब देखते हैं आगे। r + 1th टर्म इसमें क्या होगा, 30 CR 2 की पावर 30 - r 5 की पावर r। एम आई करेक्ट और नॉट? अब किसी को जनरल टर्म लिखने में दिक्कत है तो भाई अलग ही बात है, मैं वो फॉर्मूला कंसीडर ही नहीं करके चल रहा। यस बेटा, बोलो हरजोत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये दोबारा बताना, जो ग्रेटेस्ट टर्म है ये TR+1 ग्रेटर देन इक्वल टू TR। ये क्यों लिखा, राइट? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं कोई भी टर्म लिख रहा हूं बहुत सारी, मान के चलो, इसमें मुझे बताओ कोई एक कोई एक बड़ी टर्म होगी, कोई एक ही होगी, सर तो वो टर्म अपनी पहली वाली टर्म से बड़ी होगी या नहीं? जो भी सबसे बड़ी टर्म है वो अपनी पहली वाली टर्म से बड़ी होगी या नहीं? यस सर। जरूरी है ना? सर ठीक है, तो वही मैंने किया है। जो एक टर्म सबसे बड़ी है वो मैंने माना है अपनी पहली वाली टर्म से बड़ी है। ठीक है ना? यस सर। बस। राइट, अब मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया। सॉरी, TR+1 जनरल टर्म, वो तो मैं लिखना आना चाहिए। इसमें तो देखो मैंने पहले बोला कि पुरानी चीजें हमें पता होती हैं तो नई चीजें समझना बहुत आसान होती है। इसमें कंसेप्ट एक है, बट अगर तुम्हें फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना नहीं आएगा या जनरल टर्म लगाना नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि ये कंसेप्ट बहुत टफ है, सर ने बताया है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट मैंने तो केवल यही बताया है भाई, मैंने तो केवल यही बताया, बाकी की तो ये पुरानी चीजें हैं। ये तो बताने की कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें समझने जैसे तो पुराना जैसा समझना है। मैंने तो केवल यही बताया है, बट हम क्या है, पुरानी, जैसे कि मैं इस चीज पे बहुत जोर देते हुए आया हूँ और स्टार्टिंग से अब जोर देता हूँ और एंड तक सेम बात बोलूंगा कि अपने बेसिक्स, अगर तुम्हारे मतलब बेसिक्स इन द सेंस स्टार्टिंग वाला पार्ट, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर वाला पार्ट अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से रिवाइज करते हो, तो तुम समझो कि तुमने बहुत सारी स्टेजेस क्लियर कर ली। बट तुम अटक जाते हो बाद वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट से तो मतलब ही नहीं है। राइट? सो rth टर्म, ये rth टर्म कैसे लिखूंगा मैं, 30 CR - 1 2 की पावर 30 - r - 1 5 की पावर r-, जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया है, लिख दी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल आर 30 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये 2 की पावर 30 माइनस आर, ये 5 की पावर आर, ये फैक्टोरियल 30, ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये 30 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये 2 की पावर, ये हो जाएगा 31 माइनस आर, ये हो जाएगा 5 की पावर आर माइनस। ठीक है, अब 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल कट। ठीक है, जो चीजें कट हो गई वो। अब ये 2 की पावर 30 माइनस आर, ये 2 की पावर 31 माइनस आर। मैं एक साथ बता दे रहा हूं, मे बी इसलिए प्रॉब्लम होगी, बट तुम अलग अलग एक एक चीज को कैंसिल आउट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग एक एक चीज को कैंसिल आउट करोगे तो, बट तुम्हें एकदम से बड़ा चीज देख के लगता है अरे क्या क्या कर दिया, बट एक एक चीज लेके करो ना यार। बहुत बड़ा ग्राफ है, उसके स्टेप बाय स्टेप चलो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये 2 की पावर 30 माइनस आर, ये 2 की पावर 31 माइनस आर। तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 30 माइनस आर है, राइट हैंड साइड में 2 की पावर 31 माइनस आर है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 31 माइनस आर, 2 की पावर 30 माइनस आर। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां पे नीचे ले गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब पावर यहां पे ये है, इसको ऊपर जाके नेगेटिव कर सकता हूं। ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ी हुई है ये चीजें। तो ये 2 की पावर 31 माइनस आर माइनस 30 प्लस आर, आर से आर कट, 31 में से 30 गए, 2 बचा, 2 की पावर 1 बचा। तो मतलब राइट हैंड साइड ये कैंसिल आउट होके राइट हैंड साइड में केवल 2 की पावर 1 बचेगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया है, कैंसिल आउट होके राइट हैंड साइड में केवल 2 की पावर 1 बचेगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, और इतना से ज्यादा सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं सकता। सिमिलरली 5 की पावर आर और 5 की पावर आर माइनस 1, 5 की पावर आर और 5 की पावर आर माइनस 1। तो मैं इसे अपॉन में ले जाता हूं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, आर माइनस 1। अब कोई ये बोले कि सही पावर नेगेटिव कैसे हो गई, तो ये तो हमारा 6th क्लास का कंसेप्ट है। नीचे वाली पावर ऊपर जब जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। बेस सेम है 5 5, तो पावर ऐड कब होती है, मल्टीप्लाई में, और सब्ट्रैक्ट कब होती है, डिवाइड में। तो ये आएगा 5 की पावर आर माइनस आर प्लस 1। आर से आर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर 1। लेफ्ट में आ रहा है हमारे पास 5 की पावर 1। बाकी डायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 30 माइनस आर 31 माइनस आर, 1 का डिफरेंस है और बाद वाला बड़ा है। आर माइनस 1 का डिफरेंस है और 5 की पावर आर बड़ा है, सीधा लिख सकता है। फैक्टोरियल आर और आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, अपॉन आर बचा। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 30 माइनस आर का फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दिस इज व्हाट, 30 माइनस आर प्लस 1 है, या चलो मैं ऐसे तुम्हें बताता हूँ, जो भी है साइन छोड़ो, साइन जो भी है साइन से मतलब नहीं है। 30 माइनस आर प्लस 1, 30 माइनस आर माइनस 1 है ये। तो ये 30 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे 30 प्लस 1 31 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये 30 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 31 माइनस आर, 31 माइनस आर माइनस 1
फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है, ये कम से कम 20 बार यूज हो गया होगा। फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है, एक सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक होता है। और व्हाट इज 31 माइनस आर माइनस 1, ये 30 माइनस आर फैक्टोरियल नहीं है। तो राइट हैंड साइड में 31 माइनस आर नहीं बचेगा। सेम चीजें इतनी बार रिपीट हो रही हैं जिसका कोई हद नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइव इंटू 31 माइनस आर 2r। अगर तुम तसल्ली से बैठ के घर पे ये चीजें प्रूफ करोगे ना तो कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 155 माइनस 5r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। यहाँ से आएगा 155 इज 7r। तो r इज लेस देन इक्वल टू 155 अपॉन 7 विच इज r इज लेस देन इक्वल टू 7 15 14 2 डिवाइड कर रहा हूँ 15 22 माइनस 10 22.1 समथिंग आएगा। मतलब r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22.1 से छोटा क्या इंटीजर है। r की वैल्यू तुम्हें भी पता है एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 22.1 से छोटा नंबर क्या है, ट्वेंटी टू। तो कौन सी टर्म हो गई, 23rd। भाई बड़ी हमने यही तो मानी है, tr+1 बड़ी मानी है ना। तो बड़ी टर्म कौन सी होगी सबसे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट, 23। और 23rd टर्म लिखनी है तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, जनरल टर्म से तुम 23rd टर्म भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। लो, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, पढ़ा ना। तो 23rd टर्म हमें लिखनी है तो हम लिख देंगे 30c22। क्या लिया है मैंने, 2 की पावर लिया है ना। तो 2 की पावर 30 माइनस 22, 5 की पावर 22। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल कंसेप्ट। कौन सी टर्म होगी, 23rd। क्या होगी, जो तुम्हें दिख रही है नीचे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा अलग टाइप का है ही वही, थोड़े अलग टाइप का, पर कंफ्यूज करने के लिए क्या बनता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। 3 माइनस 2x रेज टू दी पावर 17। 3 माइनस 2x रेज टू दी पावर 17। ठीक है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म where x is equal to 1/5। find numerically greatest term where x is equal to 1/5। तो इसमें तुम्हें दो चीजों से कंफ्यूज किया है, एक तो माइनस से। इसमें तुम्हें दो चीजों से कंफ्यूज किया है, एक तो माइनस से और एक x इज इक्वल टू 1/5। सर ये क्या दे दिया तुम्हें, ना तो नेगेटिव को कंसीडर करना है और इसको ऐसे कंसीडर करना है। तुम्हें नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना, पहली बात तो, क्योंकि हमें नेगेटिव न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, नेगेटिव से मतलब नहीं है हमें। और ये एक तरीके से काइंड ऑफ, अगर मैं बात करूं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तुमसे। अगर मैं पुराने क्वेश्चन में इसे कन्वर्ट करके बताऊं तुम्हें, तो तुम्हें इस तरह से पूछा है। वो कंफ्यूज करने के लिए वेयर x इज इक्वल टू 1/5 डायरेक्टली नहीं दिया उसने, डायरेक्टली नहीं दिया। जैसे पहले मैंने डायरेक्टली दे दिया था, पहले मैंने डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया था। यहाँ पे डायरेक्टली पूछने की बजाय क्या पूछा है, 3 माइनस 2x रेज टू दी पावर 17। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वेयर x इज इक्वल टू 1/5। तो भाई डायरेक्टली दे दो, बट वो डायरेक्टली नहीं दिया उसने। तो और माइनस को कंसीडर करके नहीं चलना है, और माइनस को कंसीडर करके नहीं चलना है, हमें केवल न्यूमेरिकल देखना है। मैं तुमसे बोलूं न्यूमेरिकल में कि इसका न्यूमेरिकल बड़ा है या इसका न्यूमेरिकल बड़ा है। न्यूमेरिकल में साइन के साथ नहीं होता। कोई टर्म न्यूमेरिकली है तो वो साइन के साथ नहीं होती। ठीक है, कोई टर्म न्यूमेरिकली है तो वो साइन के साथ काउंट नहीं होती, बस।
तो तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। अब तुम मुझे सॉल्व करके बताओ, अब तुम मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा और क्या होगा। और क्वेश्चन पूछने का टाइप मैंने बता दिया, डायरेक्ट पूछने की बजाय इस तरह से पूछ लेता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, let's see. R is equal to 2, term is equal to 3, right or wrong? Let's see. So R is less, मैं डायरेक्टली करा रहा हूं अब, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कराऊंगा। n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y, ठीक है, मैं डायरेक्टली करा रहा हूं। तो क्या था, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y। तो ये 18 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन 2। तो दिस विल बिकम r इज लेस देन इक्वल टू 36 अपॉन 17। यहां से r इज लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स r की वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा, 2। और r अगर 2 है तो हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म। देखो काफी लोगों ने सही दिया है। राइट, देखो बस कंसेप्ट अप्रोच हुआ, क्वेश्चन आराम से होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। मतलब समझाता हूं क्या है और फिर समझाता हूं करना कैसे है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n मतलब क्या है, मतलब है कि 5 फैक्टोरियल मान के चलो तुम्हें दे दिया, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा n फैक्टोरियल हो गया। इसमें तुम्हें प्राइम p का एक्सपोनेंट बताना है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल को जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और प्राइम मतलब 2, 2 या 3 या 5 जो भी। तो मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता हूं, तब ये वाला कंसेप्ट यूज होगा कि 5 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 की पावर कितनी होगी 5 फैक्टोरियल को जब मैं ब्रेक करूंगा। क्वेश्चन आइए समझ में आया तो मैं पहले तो क्वेश्चन किस तरह का है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल। तो देखो 5 फैक्टोरियल तो हालांकि तुम निकाल भी सकते हो, बट 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देखो 2 यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 3। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना हो गया, 3। तो मैं सॉल्व नहीं करना, पूरा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकालनी,
तुम्हें पूरे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकालनी, तुम्हें केवल 2 चेक करना है कहां कहां आ रहा है। तो हमारा हो जाएगा आंसर 2 की पावर 3। पहले समझो फिर मैं फॉर्मूला भी बताता हूं, पहले समझ लो क्या है। दोबारा और मैं बताता हूं एग्जांपल लेके। मैं तुम्हें बोलता हूं 25 फैक्टोरियल, मैं तुम्हें बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, 25 फैक्टोरियल। इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 25 फैक्टोरियल। क्वेश्चन समझो पहले। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 25 फैक्टोरियल। तो पहले तो बिना फॉर्मूले के काउंट करके देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू अप टू मल्टीप्लाई बाई 25। 25 फैक्टोरियल का मतलब यही है। अब काउंट करो 5 कहां कहां आएगा। बिल्कुल ठीक है हरदीप, 5 आएगा एक तो पहले 5 में, फिर आएगा 5 10 में, फिर आएगा 5 10 में, फिर आएगा 5 15 में, फिर आएगा 5 20 में, फिर आएगा 5 25 में। इसके अलावा 5 कहीं पे और यूज होगा? तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और 2 यहां से। 25 2 यहां से 2 आएंगे, यहां से एक नहीं आएगा। यहां से कितने आएंगे? 2। काउंट कर लो 6 आंसर। काउंट कर लो 6 आंसर। तो आई होप ये समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं सभी को। अब 25 फैक्टोरियल में मैं 3 पूछ लेता, 25 फैक्टोरियल में मैं 3 का एक्सपोनेंट पूछ लेता सपोज करो। 25 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या होगा? बताओ मुझे एक बार, पहले काउंट करके बताओ पहले आराम से। लेट्स चेक। टेन, आई गेस 10 ठीक है। तो काफी बच्चे सोचेंगे यार क्या क्वेश्चन पूछा है, 25 फैक्टोरियल को कौन सॉल्व करेगा। काफी बच्चे सोचेंगे 25 फैक्टोरियल को कौन सॉल्व करेगा। तो अगर तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, एग्जाम में आ गया, इजी क्वेश्चन तुरंत कर देंगे। सो 25 फैक्टोरियल मतलब 25 फैक्टोरियल का मीनिंग सभी को पता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू मल्टीप्लाई बाई 25। अब भाई ये मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, जहां पे देखेंगे 3 कहाँ कहाँ आएगा। 3 आएगा 3 में, 6 में, 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, 21 में और 24 में। इसके अलावा 3 कहीं और मिलेगा हमें? देखते हैं कहाँ कहाँ कितने मिलेंगे। यहाँ पे एक ही मिलेगा, यहाँ पे भी एक मिलेगा, पर यहाँ पे 2 मिलेंगे 3 की पावर 2। यहाँ पे 3 इंटू 4 एक ही मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू 5 एक ही मिलेगा, यहाँ पे 9 इंटू 2 यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 2 2 मिलेंगे, 21 एक मिलेगा, 24 काउंट कर लो 1 और 2 4 5 6 10। करेक्ट ना? चल, पर दिक्कत क्या है, ये तो छोटे फैक्टोरियल्स हो गए जो काउंट कर लिया, बड़ा फैक्टोरियल आ जाए। ऑब्वियसली काउंटिंग इज वन ऑफ द मेथड, इसलिए मैंने पहले तुम्हें मेथड बताया, फिर अब बताता हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला कि एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n होगा n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर
प्लस n अपॉन पी क्यूब प्लस अप टू ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमें जीरो आंसर ना मिलने लगे। अब इसको जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब है इंटीजर पार्ट लेना है तुम्हें। स्क्वायर ब्रैकेट जो मैंने लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, ये तुम आगे 12th क्लास में पढ़ते हो, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तुम्हें केवल इंटीग्रल पार्ट काउंट करना है। मैं एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल मतलब तुम्हें इंटीजर वाला पार्ट काउंट करना है, जो उसमें इंटीजर वाला पार्ट है। ठीक है, ओके, एग्जांपल देता हूं मैं, फिर मतलब एग्जांपल क्या है कि 100 फैक्टोरियल है, इसमें 2 का एक्सपोनेंट बताना है। 100 फैक्टोरियल में तुम्हें किसका एक्सपोनेंट बताना है? 2 का। करेक्ट ना? अब काउंट करो, बहुत लेंथी हो जाएगा, काउंट करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, बट कर सकते हो, पर फिर भी गलत हो सकता है। तो इसके लिए यही है कि मैं कैसे लिखूंगा, n अपॉन पी, पी प्राइम है, प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब। जब बड़ा मिलने लगेगा तब छोड़ देना, जब बड़ा मिलने लगेगा तब छोड़ देना, नीचे वाला जब बड़ा मिलने लगे। 32, ये 64 और फिर नीचे वाला बड़ा मिलने लगेगा थोड़ा। अब छोड़ दो थोड़ा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा हो गया, 128 हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया। मैं बताऊंगा बड़ा क्यों छोड़ देते हैं, वो देखते हैं। 100 अपॉन 2 50, इंटीजर है ही तो 50 मिलेगा। 100 अपॉन 4 25। अब 100 अपॉन 8 ये मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग। 100 अपॉन 8 ये मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग, पर तुम्हें इंटीजर पार्ट काउंट करना है केवल। हंड्रेड अपॉन 16 6 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ये 6 पॉइंट समथिंग, पर तुम्हें इंटीजर वाला पार्ट काउंट करना है केवल, इंटीजर वाला। 100 अपॉन 32 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, पर केवल इंटीजर वाला काउंट करना है। 100 अपॉन 64 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, इंटीजर वाला पार्ट काउंट करना है। 100 अपॉन 128 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो आगे वाले सारे जीरो ही मिलेंगे, इसीलिए जब बड़ा नंबर आ जाता है नीचे काउंट करने की जरूरत है। ऐड करो, आंसर आ गया, ऐड करो, आंसर आ गया। 50 25 75 12 87 6 93 और 396। तो 100 फैक्टोरियल में 2 का प्राइम क्या होगा, 2 का एक्सपोनेंट, दैट इज 96। काउंटिंग इज वन ऑफ द मेथड, काउंटिंग भी कर सकते हैं, काउंट करके देखना आ जाएगा, ऐसा नहीं है काउंटिंग नहीं कर सकते, बट बस वही वाली बात है कि काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसमें नहीं होता। यस बेटा बोलो। सर इसमें सर जो आपने बताया सर 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 12.5 आएगा। हाँ हाँ, तो सर छोटी वैल्यू लेनी है सर, 13 नहीं ले सकते? नहीं, छोटी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जस्ट लेस देन वाली। सर एक ही फॉर्मूला कि कोई और भी फॉर्मूला सर ऐसे निकालने के लिए फैक्टोरियल का एक्सपोनेंट? यार यही है। सर ये तो फिर बहुत मतलब जब बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई, जैसे उनको उन्होंने बोल दिया कि भाई 7 प्राइम नंबर का निकालो कि 7 कितना आएगा सर, तो फिर बहुत लंबा जाएगा। कहाँ लंबा जाएगा, बताते हैं। 100 फैक्टोरियल में 7 का देखना है ना, 100 फैक्टोरियल में 7 का देखना है। ये तो काउंट भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, ये तो काउंटेबल भी है। बाकी नॉर्मल बिना उसके 100 अपॉन 7 प्लस 100 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 7 का क्यूब। प्रॉब्लम क्या है, 7 का क्यूब अब बड़ा मिल गया तो आगे लिखने का फायदा नहीं है, आगे लिखने का फायदा नहीं है। तो 100 अपॉन 7 तो 14 पॉइंट समथिंग मतलब 14। 100 अपॉन 49 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2। 100 अपॉन 343 जीरो, बाकी सारे आगे जीरो मिलने लगेंगे। आंसर है 16। यू कैन सी।
आई विल नॉट सजेस्ट कि फॉर्मूला याद ही करो, बस मैंने बता दिया कि हाँ अगर बड़ा आ जाता है तो बाकी तुम्हारे पास काउंटिंग एक मेथड है। इफ यू फील कंफर्टेबल कि चलो मुझे चैप्टर अच्छे से आता है तो हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बाकी मत करो याद, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो द काउंटिंग। 100 फैक्टोरियल में मुझे काउंटिंग आती है, 7, 14, 21, बट थोड़ा सा मे बी टाइम लग जाएगा। 28, 35, 42, 49, फिर मैं काउंट कर लूंगा इस तरह से 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, तो मैं काउंट कर लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 2 मिलेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पर 98 इज 49 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 मिलेंगे, आंसर इज 16। यू कैन काउंट इट, और इफ यू फील कंफर्टेबल तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि what is the meaning of exponent of prime in n factorial and how we'll find it। एक क्वेश्चन और करवा दूं, चलो बिल्कुल करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन 125 फैक्टोरियल में या 150 फैक्टोरियल में तुम्हारे पास दोनों मेथड है, इसमें काउंट करना भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी है, काउंट करो या करो। 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 150 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5 बताना है क्या होगा। अब तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। और क्या चल रहा है कोचिंग का सीन? लेट्स चेक बेटा। 37, ओके। थर्टी सेवन कहते हैं 22 के बाद ओपन कर सकते हैं। ओके लेट्स सी, नवीन सर ने कहा है लक्ष्मी। चलो 37 आंसर आ रहा है, कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 150 अपॉन 5 प्लस 150 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 150 अपॉन 5 क्यूब प्लस 150 अपॉन 5 की पावर 4। अब बड़ा टर्म मिलने लग गया तो छोड़ दो। दिस इज 5 आई गेस 30, दिस इज 25 6, दिस इज 125 1 पॉइंट समथिंग 1, दिस इज 0, आगे वाले सारे 0, आंसर इज 37। सिंपल, राइट ना? सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। होप सो नेक्स्ट वीक हम ये वाला चैप्टर एंड कर पाएंगे, ठीक है? टिल देन यू हैव सीपीपी, you have book, module, NCERT, you have all the things, so practice well जिससे कि ये चैप्टर तुम्हें क्लियर हो जाए। do well in exam, आराम से, मतलब थोड़ा सा
सीरियस होके ही एग्जाम दो, ऐसे नहीं है एग्जाम को बहुत हल्के में लेके दो, ठीक है। अपना स्कोर करना है, रैंक लेके आनी है, धीरे धीरे कंपटीशन फेज आएगा तभी आगे धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होगा। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो अभी जो मीटिंग लीव करके जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। हमारा पेपर तो उसी मंथ होगा। आई एम नॉट गेटिंग, क्या पूछना चाह रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय, बोलो बेटा। सर जो टेस्ट है सर वो मिडिल टर्म तक की है क्या? टेस्ट जो है वो मिडिल टर्म तक ही है, जो हमने लास्ट वीक तक पढ़ा था ना, सैटरडे तक। ओके सर। वहीं तक है टेस्ट। बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला टेस्ट हम लोग नेक्स्ट मंडे को रखेंगे। ओके, ठीक है, आई होप सिलेबस क्लियर हो गया है सभी को। जो मिडिल टर्म तक है वो हमारे सिलेबस में है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मेरा यही टारगेट है कि ज्यादा लोड ना आए तुम्हारे पास सिलेबस के लिए, सो आराम से वो प्रैक्टिस करो। यस बेटा अर्जुन बोलो। सर कहाँ से लेकर आएगा? स्टार्टिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट जहाँ से बाइनोमियल स्टार्टिंग से पढ़ा है हमने, वहां से लेके। स्टार्टिंग से? हाँ बिल्कुल, बाइनोमियल की स्टार्टिंग से। पर स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ना, वो तो बस समझाने के लिए था। पास्कल ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं कहीं भी। सर वो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो वैसे ही मैंने तुम्हें बस एक बेस बनाने के लिए समझाया था, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जनरल टर्म अगर देखा जाए तो एक ही चीज, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म और मिडिल टर्म। और उसमें भी जनरल टर्म मिडिल टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और सीपीपी में तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और अगर तुम सीपीपी कर पाते हो तो पेपर भी कर। सीपी का सॉल्यूशन भी भेज देना सर। सॉल्यूशन भेजा है, आपने चेक किया हो तो? यस सर। सॉल्यूशन भेजा है, उसमें है, ठीक है। और स्टिल किसी को कोई भी डाउट है व्हाट्सएप में मुझे भेज दो। मान के चलो सॉल्यूशन डिटेल में नहीं है, ज्यादा सॉल्यूशंस हिंट टाइप में है, किसी को डाउट आता है व्हाट्सएप करो मुझे, आई विल सेंड यू द फुल सॉल्यूशन, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स? नो, सो दैट्स इट। तो वी विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। सो 2 दिन का ब्रेक है, अपना आराम से पढ़ो, ब्रेक लो, घूमो फिरो। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।